अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर शाहिद जावेद साहिब फ्रॉम गुजरांवाला। उनका पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ लास्ट पिछले 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से, ब्रॉयलर फार्मिंग के हवाले से। वो की ओपिनियन लीडर्स के तौर पर कंसर्न किए जाते हैं इन गुजरांवाला इन अपनी टेरिटरी के अंदर। आज हम उनसे डिस्कस करेंगे आईपेक्स 2024 के ऊपर कि किस तरह इंडस्ट्री, एकेडमिया और स्टेक होल्डर्स और फार्मर्स का कोलैबोरेशन ये एक्सपो जो है वो उन्हें प्रोवाइड कर रही होती है, और मैक्सिमम फार्मर्स को किस तरह इनसे इस तरह की एग्जीबिशन से या आईपेक्स से बेनिफिट लेना चाहिए। सर, आप क्या कंसिडर करते हैं कि ये जो एनुअली पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन हर साल जो है वो एक एग्जीबिशन इधर लगा रहे होते हैं एक्सपो सेंटर के ऊपर, तो इधर फार्मर्स के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो उन्हें अपने आप के लिए इधर आके सर्च करनी चाहिए या देखनी चाहिए जिससे उनका पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस ग्रो भी हो और डेवलप भी हो सके? हाँ जी, पहले तो मैं ये अप्रिशिएट करूँगा पीपीए को कि जो रेगुलर बेसिस पे हर साल आईपेक्स का इत्माम करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। और दूसरी बात ये है कि आपका जो सवाल है कि अगर फार्मर पार्टिसिपेट करते हैं इसमें आईपेक्स में आके, तो उन्हें उनके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि इसमें फार्मर का प्रोफेशनल लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, दूसरे फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, वो अपने एक्सपीरियंस अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। और नई डेवलपमेंट जो इंडस्ट्री में हो रही है, जिस तरह अगर आप मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल, इसेंशियल फैटी एसिड्स का इस्तेमाल, और बैक्टीरियोफेजेस की बात हो रही है साल्मोनेला कंट्रोल के लिए, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, एंटीबायोटिक फ्री रेयरिंग के बारे में लेटेस्ट रिसर्च आ रही है, इसेंशियल ऑयल्स के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं। क्योंकि फार्म टू फार्म लेवल पे गो के फार्मास्यूटिकल के जो हमारे दोस्त साहब जो फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं, फार्म टू फार्म जाके कन्वे करने की कोशिश तो करते हैं, अपना पैगाम देते हैं, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये आईपेक्स के थ्रू एक बड़ा अच्छा मौका है जिस पे सारे लोग इकट्ठे एक ही जगह बैठ के एक माइंडसेट के साथ आते हैं कि हमने यहाँ से कुछ ना कुछ सीखना है। उसमें जो इंडस्ट्रीज़ के शॉर्ट कमिंग्स हैं वो भी हाईलाइट होती हैं, जो नई डेवलपमेंट होती हैं वो भी हाईलाइट होती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपने से सीनियर किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे बड़े मसले मसाइल ऐसे होते हैं जो शेयरिंग से रिजॉल्व, उनका कोई ना कोई हल निकल आता है। तो लिहाजा ये मैं काफ़ी देर से इसमें अटेंड कर रहा हूँ आईपेक्स को, और हर दफ़ा कोई ना कोई नई इनोवेशन आती है, कोई ना कोई नई मॉलिक्यूल्स आते हैं, ट्रीटमेंट के हवाले से भी, मैनेजमेंट के हवाले से भी, और इसी तरह ब्रूडिंग के हवाले से भी मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनी के स्टॉल्स होते हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन की इनपुट दे रहे हैं। अब इस दफ़ा आप अगर देखें तो लाइटिंग के हवाले से, लेयर की लाइटिंग, ब्रीडर की लाइटिंग, ब्रॉयलर की लाइटिंग के हवाले से वो एक बिल्कुल नई इनोवेशन है। पहले लोगों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लोगों के ज़हन में सिर्फ था या हमने ट्यूबलाइट्स लगा लेनी है या बल्ब लगा लेनी है, एलईडी का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब वो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है जो बर्ड की पर्टिकुलरली पोल्ट्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो लाइट्स हैं वो उन्होंने डिज़ाइन की हुई, कस्टमाइज है, उनकी लाइट भी अच्छी है और उनकी बर्ड की परफॉर्मेंस भी बड़ा उसका हेल्दी इफेक्ट है। तो लिहाजा इन शॉर्ट्स को फाइल अप करें तो हर आईपेक्स पे फार्मर के लिए लर्न करने के लिए बहुत कुछ होता है। अब ये आपकी कैपेसिटी, आप क्या गेन करते हैं इसमें सर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पोल्ट्री, चूँकि इसमें जो मोस्टली कंसर्न है, ये जो आईपेक्स लगा हुआ है इसमें जो मेन सर्कल ये समझ लें कंज्यूमर के एंड से, फार्मर्स आर द बेसिक, मतलब वो एंटिटी हैं, वो फिगर हैं जिसकी बेस के ऊपर ये सारे का सारा मेला सजा हुआ है। तो ब्रॉयलर फार्मर्स, बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री और द ब्रॉयलर फार्मर्स, ये ब्रीडर जो भी लेयर फार्मर्स हैं सर, उनके लिए सर हम डिज़ीज़ प्रेशर या डिज़ीज़ चैलेंज के हवाले से किस तरह बायोसिक्योरिटी उनको बेनिफिट दे सकती है टू कंट्रोल देयर डिज़ीज़ प्रेवलेंस। इसी तरह अपने पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस को किस तरह वो ग्रो कर सकती हैं बाई अडॉप्टिंग डिफरेंट बायोसिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। बायोसिक्योरिटी के हवाले से ये है कि बायोसिक्योरिटी का पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फार्मर की एंड में ना। पहले से लोग काफ़ी एजुकेट हो गए हैं, अब कंसर्न डेवलप होने शुरू हो गए हैं बाय द एफर्ट्स ऑफ वेटनेरियन और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है प्रोफेशनल्स के ना। तो लोगों के ज़हन में काफ़ी कॉन्सेप्ट अपडेट हो गया, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ रह जाता है लैप्स। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले बायोसिक्योरिटी स्टार्ट होती है आप जब अपना हाउस बर्ड के आने से पहले उसको प्रिपेयर करते हैं। डिसइंफेक्शन भी बायोसिक्योरिटी में आता है, ताकि आपको जो पिछला फ्लॉक आपने डिस्पोज ऑफ किया है ब्रॉयलर की शक्ल में, ब्रॉयलर के केस में या फिर लेयर के केस में, उसमें आपने चीज़ों को फोकस करना है कि लास्ट फ्लॉक पे हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी। खुदा ना खास्ता अगर आपका एंडी का आउटब्रेक हुआ है तो आपने डिसइंफेक्शन और क्लीनिंग के दौरान ऐसे केमिकल इस्तेमाल करने हैं जो पर्टिकुलर
जो आपको लास्ट टाइम चैलेंज आया है उसको आप मैक्सिमम तरीके से एरेडिकेट कराएं ताकि आपके नेक्स्ट फ्लॉक पे आते हुए बर्ड को फ़ौरन वो चैलेंज ना मिल जाए, एक चीज़। और दूसरा, आप मोस्ट ऑफ द फार्म पहले रवायती प्रैक्टिस थी कि जैसे ही आपका फ्लॉक सेल आउट हुआ आपने लीटर मटीरियल निकाल के फार्म के प्रेमिसेस में बाहर डिस्पोज ऑफ कर दिया, नया लीटर मटीरियल डाल दिया। अब जो पुराना यूज लीटर मटीरियल है जिसमें बर्ड की ड्रॉपिंग शामिल है, उसमें बैक्टीरिया और वायरसेस शामिल है, वो एक बहुत बड़ी हैज़र्ड है और चैलेंज है आने वाले बर्ड के लिए ना। होता ये कि फार्मर अवेयर नहीं होता, फार्मर कहता है ठीक है मैंने इसको आपकी तरफ से डिस्पोज कर दिया, लेकिन वो सेम प्रेमिसेस में पड़ा हुआ है, वो आप जा रहे हैं, आपके वर्कर बाय जा रहे हैं, पाँव के साथ लग के वो कंटेमिनेशन होकर बर्ड को चैलेंज होता है। तो लिहाजा मैं एडवाइस करूँगा कि जब आप हाउस को प्रिपेयर करें और उसका लास्ट फ्लॉक का सिंगल फैदर भी फॉर्म पे नहीं होना चाहिए बर्ड का, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से रेडिकेट करें। अपनी वाटर लाइन की क्लीनिंग बड़ी ज़रूरी है। अक्सर लोग सिंपल वाटर से फ्लश आउट कर देते हैं लेकिन बायोफिल्म उस पर स्टे करती है। फिर फार्मर कंप्लेंट करते हैं जी हमें बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है, हर फ्लॉक पे हमारा इतनी ज़्यादा मेडिकेशन करनी पड़ती है। तो लिहाजा बायोसिक्योरिटी में प्रॉपर डिसइंफेक्शन भी आती है, क्लीनिंग भी आती है, और ये ऑर्गेनिक मैटर की रिमूवल, वो सारा SOPs में शामिल है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तीसरा सर, बड़ा एक इम्पोर्टेंट हमारी पाकिस्तान यंग जनरेशन का एक बड़ा पर्सपेक्टिव अगर हम उसको देखा जाए तो गवर्नमेंट के एंड से भी कि पर कैपिटा पाकिस्तानी पॉपुलेशन की मीट कंजम्पशन बड़ी कम है, मीट और एग दोनों कम है, एज वेल एज एग कंजम्पशन। तो बहुत सारे इस तरह के पर्सपेक्टिव सर कंसिडर किए जाते हैं कि लोग कंसिडर करते हैं कि इसके अंदर मिथ्स हैं कि ब्रॉयलर के अंदर कुछ डिफरेंट केमिकल्स हार्मोन्स हैं। आप इस बारे में क्या सजेस्ट करना चाहेंगे टू द यंग जनरेशन एज वेल एज टू द पाकिस्तान पोल्ट्री पाकिस्तान पॉपुलेशन के जितने भी पाकिस्तानी पॉपुलेशन हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको मीट कंजम्पशन को किस तरह इम्प्रूव करना चाहिए और ब्रॉयलर कंजम्पशन किस तरह बेहतर करके अपनी ब्रेन डेवलपमेंट और ग्रोथ को बेहतर करना चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ दिस ब्रॉयलर फार्मिंग डोंट हैव एनी हार्मोन्स और केमिकल्स। इसके बारे में चूँकि आप पिछले 27 साल से पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ कंसर्न हैं और डायरेक्टली लिंक हैं विद द पोल्ट्री फार्मिंग। उसमें ये है कि एक तो बड़ी कॉमन मिथ है हमारे कंज्यूमर के एंड पे ना कि लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट नहीं है ब्रीड इम्प्रूवमेंट और जेनेटिक्स का। लोग ये समझते हैं कि पता नहीं इसमें फीड में कोई हार्मोन इस्तेमाल करते हैं कि ओवर इसकी ग्रोथ बड़ी स्पीडी हो जाती है। उसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि एक ब्रॉयलर इंडस्ट्री ने तकरीबन समझ लें 20 से 25 साल का सफ़र तय किया हुआ है कि इस ग्रोथ रेट को अटेन करने के लिए ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हुई, ब्रीड की सिलेक्शन हुई, उसके बाद हमने फीड्स के इंग्रेडिएंट्स को सिलेक्ट किया, बर्ड के पहले इसकी फीड फार्मुलेशन होती थी एनर्जी और प्रोटीन के पे, अब उसकी अमाइनो एसिड प्रोफाइलिंग पे होती है फार्मुलेशन। कोई ऐसा स्टीरॉयड इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि स्टीरॉयड का इस्तेमाल हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बर्ड की हेल्थ के लिए एज वेल नुकसानदेह होता है, आप उससे आउटपुट नहीं ले सकते। एक ये चीज़ क्योंकि स्टीरॉयड का इस्तेमाल इम्यूनोसप्रेशन करता है, बर्ड प्रोन हो जाता है मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए, लिहाजा और दूसरा ह्यूमन हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह, लिहाजा कतन कोई ऐसा केमिकल और कोई ऐसा स्टीरॉयड जो ग्रोथ को एनहांस करता हो तो वो पोल्ट्री फीड में या ओरली या ड्रिंकिंग वाटर में इस्तेमाल नहीं होता। रही बात ये कि ब्रॉयलर की ग्रोथ इतनी फास्ट क्यों होती है, वो इसलिए होता है कि ये ओवरनाइट ये नहीं हुआ। मैंने जैसे पहले जिक्र किया 20 से 25 साल लगे हैं इस लेवल पे आने के लिए। इसमें ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हुई है, जेनेटिक सिलेक्शन हुई है, ब्रीड की इंप्रूवमेंट की गई है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझा गया है, उसकी इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट को समझा गया है, उसके लिए कंट्रोल हाउसेस बनाए गए हैं जिसमें टेम्परेचर को, इवन ये कि वाटर क्वालिटी को तक मॉनिटर किया जाता है। उन सारी चीज़ों के कम्बिनेशन में ये ब्रॉयलर की जो आपका वेट गेन है उसको बेहतर होता है, जो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट का हिस्सा है। एवरी पॉसिबिलिटी आज से 10 साल बाद अगर हम इस पर बात कर रहे हों तो इसके पैरामीटर्स इंटायरली डिफरेंट हो। हाँ जी, तो लिहाजा ये मैं यही सजेस्ट करूँगा कि हमारे जो न्यू जनरेशन है, यंग पॉपुलेशन है, उन्हें रेगुलर चिकन और एग रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये बड़ा अच्छा चीपेस्ट और हाईली डाइजेस्टेबल प्रोटीन सोर्स है एज़ कम्पेयर टू द बीफ और मटन, अफोर्डेबल भी है। हाँ जी, हाँ जी।